नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, हम फिर से मिल रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल पर। परिचर्चा के अंतर्गत आज हमारे बीच हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार लेखक श्री शक्ति प्रसाद सकलानी जी, जिनकी कई किताबें विभिन्न विषयों पर प्रकाशित हो चुकी हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे उनकी एक किताब तराई का इतिहास एवं विकास पर। आपका स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद आपको। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पर्सनल पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए अपने बारे में हमें। आप कहाँ पैदा हुए, आपकी शिक्षा कैसे रही? हमारे पुरखे कान्य कुछ ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले। दौड़िया खेड़ा गांव 1630 में नागदेव जी हमारे पुरखे बद्रीनाथ की यात्रा को आए थे गढ़वाल में। टिहरी के राजा से इजाज़त मांग करके यहीं रुक गए, देवभूमि में रुक गए। ऐसी उन्होंने इच्छा प्रकट की, राजा साहब ने हाँ कर दिया। अच्छा। यहीं रह गए, यहीं रह गए। हम उन्हीं की संतति हैं। हमारा मूल गांव जो है पुजार गांव है, देहरादून से रायपुर से ऊपर कुछ ही 2 किलोमीटर पर मूल गांव। वहाँ से हम फिर जगह जगह चले गए जिसको जहाँ सुविधा हुई। हमारे परदादा भी देवी दत्त जी वहाँ से आकर के भैंसकुटी गांव एक हमारा गंगोत्री हाईवे को थोड़ा हटके है, वहाँ है। जिला टिहरी। मेरी पैदाइश 4 जून सन 1936 की है। 1936 की। मेरा सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहे, मैं अकेला भाई हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई बुआ नहीं है, और मैं अकेले भाई हूँ मैं जी। ठीक। शिक्षा दीक्षा मेरी उत्तरकाशी में हुई है। मैंने हाई स्कूल वर्नाकुलर मिडिल जो भी पढ़ा मैंने उत्तरकाशी पढ़ा। उसके बाद मैं देहरादून में आ गया था, वहाँ मैंने इंटर किया। और 68 में काफ़ी बाद मैंने BA ऑनर्स किया। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस से। तो पढ़ाई के बाद फिर आपने जॉब भी की? हाँ। देहरादून में जब मैं बेरोजगार था, भटक रहा था, मेरी मुलाकात एक ठाकुर चंदन सिंह से हुई। 3 नंबर सुभाष रोड पर। वहाँ मैंने फिर उनका वो 2 अखबार छापते थे, स्वतंत्र नेपाली भाषा अखबार था, और नॉर्दर्न स्टार अंग्रेजी का था। अच्छा। वहाँ वो मेरी रुचि का विषय था। मैं वहाँ लग गया। तनख्वाह मुझे 15 रुपये महीना मिलती थी। अच्छा। ये कब की बात है? किस सन? ये 1955, 56, 57 की। अच्छा। 57 की बात है। तो वहीं मैंने रुचि मेरी वहाँ है। वहाँ मैं फिर एक समझे एक्सपर्ट जैसा हो गया था मैं संपादन कला में। तो अच्छा, और क्या क्या काम करते हैं मतलब वहाँ? और मैं कुछ काम नहीं करता अखबार में? हाँ, मैं सब काम मेरा। संपादन मैं नहीं करता। अच्छा। बाकी और का संपादन ठाकुर साहब खुद ही करते हैं। मैं और काम करता, जैसे प्रेस अटेंड करना है, पूर्व रीडिंग करना है, डिस्पैचिंग करना है, संपर्क करना है, लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। वहीं मेरी पहली बार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो गवर्नर थे, तत्कालीन गवर्नर, मेरी मुलाकात पहली बार उनसे हुई थी एज ए पत्रकार। अच्छा। पहली मुलाकात 1956 हुई थी मेरी वहाँ टाउन हॉल में। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का पहली बार हुई थी। तो वहाँ से फिर मैं 1957 तक मैं रहा। 58 में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आ गया। अच्छा, सरकारी नौकरी? हाँ, सरकार में मैंने 22 साल 7 महीने 9 दिन नौकरी करी। और रास नहीं आई नौकरी, तो मैं चला है। कौन से डिपार्टमेंट में करी आप? मैं इंटेलिजेंस में था। अच्छा। हाँ, मैं चला फिर वापस चला मैं। यहाँ में जब मैं रुद्रपुर आया। हाँ, रुद्रपुर कैसे आना? हाँ, रुद्रपुर में यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा। यहाँ मेरा था। किस सन में? रिटायर में 31 अगस्त 1978 की बात? 78 की बात है। 42 साल को रिटायर हो गए हैं। तो मैं पहले था यहाँ भूत बंगला। हाँ, ठीक है। वो अफसरों के लिए रिजर्व रहता था। किच्छा रोड पर बहुत बंगला था उसका। वहाँ तब कोई बस्ती नहीं थी, वो सिर्फ अफसर के लिए था। तो मैं फिर वहीं रहा 2 साल। तब का SDM ने मुझसे कहा कि साहब हमको म्यूनसिप कोर्ट खोलना है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम म्यूनसिप कोर्ट खोलेंगे, आप ट्रांजिट में जो आपको जगह पसंद हम आपको दे देंगे। अच्छा। तब कोई SDM था K. शरद बाबू, आंध्रा का था वो। तो मैं वहाँ ऑन से रह चुका आंध्रा में। उनके गांव में गया मैं, तो सर मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मुझे ये जगह दी थी, बोले जो पसंद है आपको
जहाँ चाहो हम आपको दे जहाँ देंगे। अब अभी आप रह रहे हाँ, हैं ट्रांजिट कैंप में, हाँ। आप यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ से आगे मैं शिफ्ट हो गया यहाँ से, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो रुद्रपुर आने के बाद भी आप पत्रकारिता में रिटायरमेंट? हाँ, मैं 12 साल मैंने यहाँ अखबार निकाला 1980 से 1992 तक। आधार भूमि अच्छा। मेरे पास इतना बंडल है अभी अखबार के, इतना बंडल है, मैं आज भी है मेरे पास। आधार भूमि के हाँ। नाम से रुद्रपुर में आपने हाँ, रजिस्ट्रेशन में दिल्ली से आया था मेरा, वो निकाला मैंने। अच्छा। और उसी से मेरा फिर परिचय हुआ यहाँ के स्थानीय लोगों से, गांव क्षेत्र से लेकर, और जहाँ जहाँ मेरा परिचय हुआ छोटे बड़े साल प्राप्त हुआ। तब उस वक्त यहाँ कुल 2 ही अखबार निकलते थे इस शहर में, जहाँ आज रेलम पेल हो रही है। 1980 के आसपास? 1982 मैंने शुरू करा था। अच्छा। 82 मैंने शुरू करा था, नहीं 80 से 92, सॉरी 80 से 93 रही, 80 से 93 की बात कर रहा हूँ, 93 तक निकाला? 93 तक था। और 93 में लिखने बैठ गया तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास। हाँ, उस किताब पे भी आएंगे हम। 93 मैंने लिखना शुरू करता, जो 95 में फिर छप गई थी, 95 कुछ आगे जो भी इस किताब अब हम आज इस किताब पे ही बात करेंगे मेनली, चलिए। क्योंकि आपकी तो बहुत सारी किताबें हैं। हाँ चलिए। तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास, हाँ। ये किताब लिखने का आपको कैसे हाँ। आइडिया है, मतलब क्यों जरूरत महसूस हुई? लेखन में रुचि तो मेरी पहले से थी जी। वो लाइन में था। संपर्क मेरा करीब उन्हीं कलम खानों होता था, शौक था मिलने चलने का। मैं व्यापारिक बेसिक मान दो, मूल का नहीं हूँ व्यापारिक, मैं लेखक के मूल का आदमी हूँ मैं, लेखा पढ़ी के हिसाब से। तो मैंने देखा तो और किताब पढ़ने का शौक तो मुझे था पहले से ही जी। इधर पढ़ा उधर पढ़ा, इधर देखा उधर देखा, तो तराई के बारे में मैंने कहीं किसी ने कुछ लिखा नहीं मिला मेरे। हाँ, ये बात भी जरूरी सही है, पता ही नहीं था तराई के बारे में काफ़ी कम लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा। आर्टिकल ओम प्रकाश आर्य जो हल्द्वानी में ख़त्म हो गए आज पत्रकार, उन्होंने कुछ तराई के बारे में आर्टिकल लिखे थे, नंबर टाइम से उन दिनों छपते थे उनके तराई के बारे में, पर वो आर्टिकल थे वो। हाँ, आर्टिकल मतलब एक डॉक्यूमेंट रूप में बहुत ज़्यादा नहीं था। नहीं वो लेख था, वो खत्म आर्टिकल, तो वो नहीं, वो सिर्फ वो, और बाकी कहीं नहीं कोई परिचर्चा कथा ही नहीं होती थी। तो मुझे बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा तब मेरे दिमाग पे जाए कि गदर का नाम गदरपुर क्यों पड़ा, रुद्रपुर को स्थापना की, किचा का नाम किचा क्यों पड़ा है, ये थारू कौन होते हैं, बक्सा कौन होते हैं, क्या है कैसा ये है, सोच करते 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 मैंने लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू हुआ था, इतनी गहराई में पहुंच गया मैं कि तो मेरे पास कोई रेफरेंसेस नहीं मिले। हाँ, सही बात है, रेफरेंस नहीं मिले, तो मैं सबसे पहले रजा लाइब्रेरी रामपुर गया। अच्छा, रामपुर की रजा लाइब्रेरी ना, बहुत बड़ी फेमस लाइब्रेरी। हाँ, फेमस लाइब्रेरी है। तो वहाँ तक सब काम फारसी में और उर्दू में वो किताबें मिली होंगी जो मिली हैं। हाँ, तराई के बारे में। तो वहाँ फारसी में और उर्दू में, तो मैंने वहाँ जो केयर टेकर उससे पूछा, बोला था आप उर्दू सीखो, और मैंने कहा मैं पहले उर्दू सीखूंगा तभी करूँगा। तो भाई दिवा मुझे कुछ इंग्लिश किताब मिल गया। हाँ, कुछ मुझे हेल्प भी वहाँ से मिली, अंग्रेजों के ज़माने। हाँ, कुछ मिली। उसके बाद मैं बरेली कॉलेज गया। अच्छा, बरेली कॉलेज में मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी गया मैं। तो कुछ मुझे वहाँ से रेफरेंस मिल गए, कुछ मुझे नैनीताल से रेफरेंस मिल गए। तो मिल रहा था मेरे चलते कुछ मुझे और जगह के रेफरेंस मिले, मुझे ब्रिटिश टाइम की मिले मुझे। मेरे पास किताब है आज भी एक, वह मेरे पास आज भी हो, थारो बुक्साओं के उनका प्रधान का क्या होता था, कुछ वहाँ से मिले। तो सब वो कहीं का गारा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कौन ना जोड़ा, लिख दी। तो वो क्योंकि पहली चीज़ थी वो, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ी प्रशंसा की उसकी, और सरांख और मुझे बैठाया, मुझे आर्थिक सहयोग मुझे दिया। प्रकाशन होने के बाद भी कई लोगों ने, रोटी क्लब वाले सबसे पहले मुझे ऑनर किया, रोटी इंटरनेशनल ने सबसे पहले मुझे ऑनर किया उस किताब के लिए। ये कितनी प्रतियां छपी थी सर इसकी? 1000। अच्छा, 1000 छपी थी। तो अभी इसकी प्रतियां बची हैं कुछ? 5-7 होंगी पड़ी हुई। तो उस दिन आपने मुझसे कहा था, मैंने कहा नहीं है, पर बाद में मैंने उलट पुलट कर देखी तो मिल गई मुझे। तो ये आपने कैसे लोगों तक पहुँचाई किताब? क्योंकि उस टाइम में मार्केटिंग खुद करता था, खुद ही, मतलब हाँ, मार्केटिंग में एडिटिंग भी करता था, प्रिंटिंग भी करता था, मार्केटिंग में खुद करता था। तो ये ऐसा है कि तराई का शायद कोई ऐसा स्कूल भी जिसकी लाइब्रेरी में ये किताब ना हो। अच्छा, कि लाइब्रेरीज तक पहुँच, हाँ, शायद ही कोई हो स्कूलों तक, हर जगह है। और नैनीताल जो DSB कॉलेज है, हल्द्वानी MB कॉलेज है, और काफ़ी जगहों मैंने कोशिश दी, मैंने लोगों ने पढ़ा, लोगों का रुझान विकास की तरफ कम रहा है यहाँ का, उसका इतिहास जानने का बड़ा रुझान रहा लोगों को, रुझान लोगों को बड़ा जानने का। और कोई डॉक्यूमेंट मिलता भी नहीं है जो अगर इसके बारे में जानना चाहता है। हाँ, अगर वो लाइब्रेरीज भी खगाले तो भी ऐसे कोई नहीं, कतई नहीं, वो सब हमारी किताब। तो यही वजह से इतनी जो किताब रही इन्फॉर्मेटिव रही, तो कई लोगों ने इस पर तराई पर जो रिसर्च किया, तो फाउंडेशन स्टोन मेरी किताब ही रही। जी, फाउंडेशन मेरी किताब ही रही है। लेटेस्ट धर्मवीर ने करी। आप अगर एक संक्षेप में थोड़ा सा बताएं कि क्वेश्चन पूछिए। तराई का जो इतिहास है वो मतलब कैसे जुड़ा हो तराई का, अगर संक्षेप में एक बताएं कि किस काल में क्या क्या हुआ था। जैसे
मान लीजिए हम सोचे कि ब्रिटिश काल में क्या स्थिति थी। असल में ऐसा है, असल में क्या होता है, इतिहास बताता है अवध के नवाब के अधीन थी ये जगह है तराई, जो तराई। आज का वर्तमान रुद्रपुर जिले, रुद्रपुर नहीं, तराई। उधम सिंह नगर, अच्छा तराई। तराई जी तराई जो एक व्यापक एरिया है, जी। उसे उधम सिंह नगर न बोलेगा और ये थारो बॉक्स पर नियमन बोलेगा, तराई बोलेगा। ये 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा, 150 किलोमीटर लंबा जी एरिया इलाका है, है। इलाका, उसे तराई मिलता है। तराई नेपाल में भी है, जी हाँ जी हाँ। नेपाल में भी तराई है। महेंद्र नगर तक। जी हाँ, नहीं पहले तरफ हाँ 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 बिल्कुल है। वहाँ भी तराई, वहाँ भी तराई है, और जगह भी तराई है, अलग अलग जगह तराई है। तराई का सीधा अर्थ है तर, गिल, डैम, डैम जमीन, नमी जमीन। नमी युक्त। हाँ, तो थारो बोक्सा इसको अपनी भाषा में तीरे तेरे तेरे बोलते थे इसको। अच्छा। तराई को तीरे तीरे तीरे, थारो बोक्सा बोलते थे उसको, तेरे तीरे ऐसा कुछ, तीन बोलते थे वो, वहाँ थारो बोक्सा। तो जब उन्होंने लिखी किताब को तो लोगों ने काफ़ी इसको प्रशंसित किया, मुझे थैंक्स दिया, और लोगों ने अपने स्कूलों में मंगाया, पढ़ाया, और काफ़ी कुछ, तब मुझे साहस बढ़ा, मैंने कहा यार मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ हाँ आगे बढ़ता हूँ मैं। तब मैंने औद्योगिक तराई के औद्योगिक विकास की कहानी लिखी, हाँ। सेकंड बुता में तराई के औद्योगिक विकास की कहानी। तो संक्षिप्त किताब, बहुत छोटी थी किताब, और बहुत बहुत कम पड़ता है, मैंने छात्रों हाथों सब बिक, सब चले गई सब। जी। आज मेरे पास एक भी कॉपी नहीं है, सब चले गए। तो उसमें आपके जसपुर से लेकर के और टनकपुर खटी माता 120 जो तराई राइस मिल्स थी, हाँ। तराई को राइस बाउल कहा ये जाता था। जो जिस राइस मिल्स की बात कर रहे हैं, वो उत्तराखंड बनने से पहले थी। हाँ, बहुत पहले था, बहुत पहले। तो 20 में मैं बहुत पहले बात कर रहा 2000 हूँ। से पहले की। अरे साहब बहुत पहले, वेरी बिफोर। तराई को धान का कटोरा हाँ। कहा जाता था, राइस बाउल, राइस बाउल, राइस बाउल कहा जाता क्योंकि इसकी था। पहचान एक कृषि उद्योग। नहीं, यहाँ का चावल बंगाल और सऊदी अरब में खूब जाता। हाँ अभी भी जाता है। जी, यहाँ का चावल बिल्कुल। वहाँ जाता था। तब लोगों को बड़ा ताजुब होता था कि वहाँ एक तो पॉलिश चावल, एक अनपॉलिश चावल, हाँ। तो राइस बनाना उसे, वहाँ मतलब चावल बने चावल है, हाँ, हाँ। वहाँ राइस बनाना, उसकी जो पीठी होती है, हाँ। उसे ऑयल बनता, उसे साबुन बनता उससे। हाँ हाँ तेल, राइस तो बनाना। हाँ, तब तो राइस, तब मैं जसपुर से मैंने मुलाकात करी, में स्टडी करी मैंने। फिर छोटे मोटे उद्योग लगे यहाँ, जी। छोटे मोटे उद्योग है, जैसे यहाँ पर जैन सॉकेट सीमेंट फैक्ट्री थी, यहाँ पर पाइप फैक्ट्री, यहाँ पर जी। यहाँ का पहला राइस इंडस्ट्री से हट के पहले जो उद्योग था वो ये था यहाँ पर, हाँ जैन सॉकेट पाइप फैक्ट्री पाइप थी। फैक्ट्री। शर्मा जी की, रामपुर गार्डन वाले शर्मा ठीक, जी ठीक। की, अरविंद लाल शर्मा उनका नाम है, हाँ। अच्छे मित्र थे मेरे यहाँ। उसके बाद तब ये चलते गए, फिर काशी में खुले यहाँ का चलते, तो वो हमने संक्षेप में लिखा था उसको, वहाँ तो बात निकल गई। जो आपकी किताब है हाँ। रुद्रपुर, हाँ। तराई रुद्रपुर का इतिहास एवं हाँ। विकास, उसमें आपने क्या क्या कवर किया? मैंने कुछ फिर नहीं छोड़ा उसमें, जैसे कि मंदिर मस्जिद से लेकर के पत्रकारिता, साहित्य में पत्रकारिता से लेकर, रंगमंच से लेकर के, और प्रतिभाओं से लेकर के, और कृषि से लेकर के, और उद्योग से लेकर के, और मैंने अपनी तरफ से उसमें जो लोग रिफ्यूजीज आए थे उनकी भी, वहाँ उनके खूब जिक्र, बंगाली, हाँ, यहाँ पर कितने रिफ्यूजियों को ज़मीन दी गई, वो पूरा रिकॉर्ड है। पूरा रिकॉर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अन्यत्र नहीं मिली कि इतने रिफ्यूजी को यहाँ लैंड दी गई तराई में, हाँ। इतने बंगाली थे उसमें, और इतने पंजाबी थे उसमें, इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इतने एक्स आर्मी वाले थे, और इतने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, वो सब मैंने उसमें लिखा, फिगर लिखी उसमें। ये डाटा निकालने के लिए तो आपको काफ़ी मेहनत तभी तो मैं कह रहा हूँ, उस पर इतना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डाटा की बस बात, नावल तो आप लिख देंगे, कविता भी लिख देंगे, किंतु डाटा कैसे इकट्ठे करेंगे आप, वो भी ऑथेंटिक। बिल्कुल। तो बड़ा मुझे लेबर करना पड़ा, वो करना पड़ा, बस तभी तो लोगों ने तारीफ करी उस किताब को, बोले हैं इतनी जानकारी, ब्रिटिश टाइम की जियो नंबर, किस जियो नंबर से यहाँ कैसे बार, किस जियो नंबर से यहाँ अलाना वहाँ पर, यहाँ नगर पालिका बनी थी, यहाँ नगर पालिका, अंग्रेज यहाँ का चेयरमैन बना था, नगर पालिका बनी थी यहाँ, तो सन पढ़ा मैंने, पढ़ा है उसमें। हाँ, तब मैं, तो तभी अवध के नवाब पहले तो था यहाँ पर, अकबर के ज़माने में ये जो था, ये अकबर का शासनकाल था यहाँ तक। अकबर के शासन का, अकबर को मिलने के लिए राजा रुद्रचंद गए थे, कुमाऊं के चंद राजा रुद्रचंद, आगरा, तब राजधानी आगरा थी तब। अच्छा। तब राजधानी आगरा, उनको मिलने गए, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट जो भी करा, तो जागीर के रूप में अकबर ने उनको ये जगह दी। अच्छा। जागीर के रूप में, किताब में सब लिखा है मैंने। उसके बाद इतने सालों में गए होते अवध का नवाब जो वहाँ चलते उसने हथिया लिया,
हाँ हाँ, यहाँ पर हथियार लिया उसने, हथियार लिया, क्या पसंद, क्या पसंद, कुछ संधि हुई, ट्रीटी हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो वो ये अवध के नवाब की जगह थी ये। उन दिनों शिवलाल जी 18 यहाँ के आमीन थे। शिवलाल जी वो केसी बाबा के पूर्वज हैं, जो केसी बाबा सांसद MP, हैं, उनके पूर्वज शिवलाल जी, उनको तो उसके बाद तब फिर 1802 में अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा कर लिया इसको अवध के नवाब से। अवध के नवाब से उन्होंने अवध के नवाब को से अंग्रेजों ने मदद की थी गोरखपुर कब्जाने के लिए। हाँ, नेपाल के गोरखों को भगाने के लिए। सही है। उन्होंने उसके एवज में उन्होंने क्या ले लिया, तराई ले ली। जैसे कि टेरी के राजा सुदर्शन, सिगोली संधि जिसको बोलते हैं, नहीं वो तो बात की है, वो तो बात की। जैसे कि टेरी के राजा ने ब्रिटिश की मदद करी तो उसको तो इनाम के रूप में टेरी रियासत दे दी जी, इनाम के रूप में टिया बाकी और पूरा ब्रिटिश गढ़वाल हो गया पूरा। ऐसे ही है 1802 में अंग्रेज यहाँ पर मैकडोनाल्ड यहाँ का पहले एडमिनिस्ट्रेटर था, मैकडोनाल्ड पहले एडमिनिस्ट्रेटर। तब तक अंग्रेजों का कुमाऊं और गढ़वाल पर कोई कब्जा नहीं था। हाँ, वो दूर थे उससे। हाँ, 1815 में वहाँ गढ़वाल कुमाऊं पर अंग्रेजों का कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1802 में यहाँ होता। 13 साल बाद गए अंग्रेज वहाँ पहाड़ की तरफ कुमाऊं। हाँ, 27 मई को कब्जा किया उन्होंने अल्मोड़े पर। ऐसे कुछ डेट अप्रैल कौन सा गढ़वाल पर कब्जा करा अंग्रेजों पर। यहाँ 1802 में आ गए थे। तो यह मैकडोनाल्ड पर एडमिनिस्ट्रेटर था, वो सीधे गवर्नर को जवाब दिया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम क्या जो कॉलोनाइजेशन था वो क्या था? हाँ, कॉलोनाइजेशन देखो वो पूरा चैप्टर किताब में कॉलोनाइजेशन। उसमें बाहर से लोग आए ना, मतलब उस टाइम क्या स्थिति? एक इसको इस एरिया को गदरपुर से लेकर की छत्ता के बीच को ये कॉलोनाइजेशन क्षेत्र कहा गया, इसको एक कॉलोनाइजेशन क्षेत्र कहा गया। उसके विकास के लिए बाहर से आए हुए लोगों को बसाने, कैसे बसाया जाएगा सिस्टमेटिकली, कितनी ज़मीन दी जाएगी, क्या है कैसा है, सब कुछ पूरी प्लानिंग हुई थी उसमें। और मेजर सांडू जी जो तब स्टेट फार्म के मैनेजर थे, उनको कॉलोनाइजेशन हेड बनाया गया था। खाम यहाँ पर इस पूरी ज़मीन को खाम बोलते हैं। खाम इस ये एरिया का एक सुपरिटेंडेंट होता, वो अंग्रेज होता था। अच्छा, वो अंग्रेज होता खाम सुपरिटेंडेंट, वो भूत बंगले में रहता। अच्छा, जो भूत बंगला जो इलाका खाम सुपरिटेंडेंट, वहाँ खाम सुपरिटेंडेंट होता। तो और जो लास्ट हिंदुस्तानी खाम सुपरिटेंडेंट वो है इंद्रदत्त सकलानी। इंद्रदत्त सकलानी, हाँ, वो टीरी के राजा के बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए वो। अच्छा, वो चीफ सेक्रेटरी, वो हमें मिलता रहता, उनकी दीदी लड़की, उनकी बहन जो मेरी दीदी बोलती हैं, मेरी दीदी 28 साल की वो लास्ट वो थे। तो उसके बाद खाम सुपरिटेंडेंट तब तो इसके बाद इस ज़मीन के बारे में कहा जाता था ये क्राउन लैंड थी। क्राउन लैंड ये तो इसके कई नाम है, तराई के तो कई नाम है। मतलब मेरे को जहाँ तक याद है, एक मिनट में इसके कई नाम है। तल्ला देश बोलते हैं इसको कुमाऊं में, तल्ला देश, 84 कोस, हाँ, 9 लखा माल, और मधुआ की माल, और कई नाम है इसके किताब में सब लिखा है, कई नाम है। उसके साथ साथ क्राउन लैंड भी कहते हैं इसको। प्रिंस ऑफ वेल्स की पॉकेट मनी, यहाँ जो भी खर्चा था, रेवेन्यू, यहाँ का रेवेन्यू रेलवे का जो भी प्रॉफिट था, रेवेन्यू सब उसकी पॉकेट मनी में जाता था, इसलिए इसको वो कहा जाता था क्राउन लैंड। हाँ, तो जब सब स्टेट मर्ज हो गई है तो फिर एक भाजपुर के एक सज्जन थे, उन्होंने मुकदमा करा हाई कोर्ट में। कहाँ करा मुकदमा कि ये तो स्टेट थी, प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में कब तुमको दिए लैंड, तुमने कैसे कब्जा कर लिया भारत सरकार? अच्छा, जब प्रिंस ऑफ वेल्स के बीच में आपके बीच में कुछ संधि नहीं हुई, ट्रीटी नहीं हुई, कि उसने लिख के दिया कि ये करोड़ में आपको दे देती, भारत सरकार को दे रहा हूँ मैं, तो आपने कैसे कब्जा कर लिया और कैसे शरणार्थियों में बसा दिया? अच्छा, बाद में हुआ उन्होंने मुकदमा करा, उन्होंने दो ने करा, चिरंजीलाल सूद ने मुकदमा करा, दो ने करा। फिर हुआ, फिर क्योंकि सरकार थी फिर, तो उन्हें सुनाई नहीं, उनको सुनाई नहीं, और बात यहाँ पर रिफ्यूजी बचाए गए फिर। तो वो फिगर है उसके पास। एक किताब वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी पढ़ी है, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है अभी, क्योंकि 1995-96 में छपी थी, तो अब लगभग 25 साल हो गए, 1000 कॉपी आप बता रहे हैं, तो कितना कॉपीज तो खत्म हो गए। क्या आपका कोई प्लान है कि इसकी सेकंड कॉपी? मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि मैं कितना, तो मेरी आंखें इजाज़त देती है, ना मेरा फिजिकल बॉडी मेरा इजाज़त देती है, ना मेरा आर्थिक इजाज़त देती है इस, क्योंकि मैं मेरी 2 किताबें लेखन में भी है। हाँ, अभी भी लिख रहे हैं। राज, समाज और संस्कृति के अनछुए प्रसंग, राज, समाज और संस्कृति के अनछुए प्रसंग। जैसे कि वो क्या अनछुए प्रसंग हैं, मिसाल के तो आप 2 बात बता दूँ मैं आपको। हैं अनछुए प्रसंग ये है कि कुमु शब्द जो है, लोग जो विश्वास किया जाता है कि कूर्म अवतार से हुआ। हाँ, कूर्मांचल, हाँ, ऐसा कूर्म अवतार, विष्णु का कूर्म अवतार। अवतारवाद हम सिर्फ अवतारवादी, हम तो अवतार को मानते हैं, दुनिया में कोई अवतारवाद को नहीं मानता है। ठीक, मूल ये है कि असीरिया एक क्षेत्र, एक राज्य था, असीरिया
ऐतिहासिक इलाका। इसी असीरिया, वहाँ एक एरिया का नाम है कुमू। अच्छा। एक पर्टिकुलर एरिया का नाम है कुमू। तो असीरिया का राजा ने कुमू के वाले लोगों को भगा दिया वहाँ से। कुछ खटापट हुई कि राजा साहब, बिल्कुल अलग एंगल है। हंगिला है जो था, अनछुए प्रसंग, तभी तो बोल रहा हूँ अनछुए प्रसंग कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये इसलिए बोल रहा हूँ अनछुए प्रसंग है। तो असीरिया से लोगों तब यहाँ है, तो वहाँ है तो उनकी भाषा है कुमू, असीरिया कुमू रहने वाले, तो उन्हें चंपावत को कुमू कह दिया। पहले केवल कुमू जो कुमाऊँ था, सिर्फ चंपावत था, केवल कुमू। सही बात। हाँ, शायद कुमाऊँ वालों को नहीं पता होगा, पहला कैंटोनमेंट उत्तराखंड में लोहाघाट में बना था। हाँ। पहला कैंटोनमेंट जब ब्रिटिश ने लोहाघाट में बना था, 600 गोरखा सैनिक रहे थे वहाँ लोहाघाट में, किसी को पता नहीं। तो ऐसी कई चीज़ हैं जो आप नई किताब में। हाँ, वो जगह का नाम आज वहाँ स्थानीय लोग बोलते हैं छमनिया, छमनिया बोलते हैं। वो लोहाघाट पहुँचने से थोड़ा सा ऐसा कोई मैं देखा नहीं हूँ। छमनिया चौड़ उस जगह का नाम छमनिया चौड़ बोलते हैं, आज छावनी कैंटोनमेंट नाम थोड़ा बदला। हाँ, सब वो लोकल लैंग्वेज, और उसमें दुर्लभ वो है ऐसी इन्फॉर्मेशन। चलिए उस किताब के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम रुद्रपुर के बारे में बात करें तो आपको पुराने, जब आप रुद्रपुर आए थे, आप बता रहे हैं 78 में, 75 17 अगस्त, तो आज से करीब 45 साल पहले है, 45 साल हो गए। तो उसमें और आज के रुद्रपुर में आप क्या बदलाव देखते? अरे मत पूछो साहब, क्या था तब का रुद्रपुर, कैसा था? हाँ, इसके लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मेरा आर्टिकल जो छपा था अमर उजाला के पहले एडिशन में, तब की तरह अब की तरह ही मैं निवेदन करूँगा, आप उस एडिशन को उसको पढ़िएगा, उसको आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। सुनने वालों तब के तरह में मूल जो यहाँ पर तब मूल के लोग थे, पंजाबी शरणार्थी, बंगाली शरणार्थी, ये बाहर के, वो तो आज जस के तस हैं, उनमें आना जाना कुछ बहुत कमोबेश हुआ होगा। पर यहाँ का जो मूल निवासी बताए जाते हैं थारो बोक्सा जी, वो भी कहीं बाहर से आए हैं। थारो बोक्सा को खुद पता नहीं हम कहाँ से आए। हाँ, कुछ लोग कहते कि हम महाराणा प्रताप के वंशज। गलत है ये, गलत है ये। हाँ। ये मंगोलियन ब्रीड है, मंगोलियन नस्ल के लोग हैं, जैसे आपके पहाड़ के जो वो हैं भोटियाज, वो चाइनीज होते हैं, तिब्बतन, जापानीज, बर्मा के, ये सब मंगोलियन ब्रीड के लोग हैं। बिल्कुल सीधे बात है। इनका कुछ भी राजस्थान से मिलता है, जो तरह धर्म कर्म आर्थिक तौर पे वेशभूषा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ नहीं मिलता राजस्थान से। इन्हें पता है हम कहाँ से आए, खुद पता नहीं उनको। तो जब मैंने लिखा पहली बार कि ऐसा ऐसा हुआ, कई लोगों ने मुझे थैंक दिया, बोले आपने कड़ाई खोल दी इनकी। मैंने कहा वो जो ऐतिहासिक तथ्य चल रहे थे, आपने अपनी रिसर्च से बिल्कुल उसके अपोजिट करा, मतलब फैक्ट सबने स्वीकार किया इस बात को, फैक्ट के साथ किया, सबने स्वीकार किया उस बात को। लॉजिकल बात है। अब जैसे कि शकुंतला दुष्यंत के बेटे के भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा, गलत है ये, गलत है ये, यही पढ़ाया जाता है, रिसर्च हो रही, गलत है ये, गलत है ये। इसमें सही तथ्य क्या है? तथ्य ये है, उत्तर वैदिक काल में एक जन समूह था भरतों का। अच्छा। बड़ा भारी जन समूह था भरतों का। उन भरतों से भरत से भारतवर्ष हुई। अच्छा। उस किताब में नए एकदम दृष्टिकोण। हाँ। जैसे कि लोग बोलते हैं हिंदू कि यूनानी साहब जब आए थे तो सिंधु नदी को सिंधु को इंडू बोलते थे। इंडू से हिंदू हिंदू हुआ, फिर हिंदुस्तान होगा। ये गलत है। चाइनीज शब्द है एक इंतु, चाइना की भाषा की इंतु। हमारे संबंध यूनान से पहले चाइना से रहे, मधुर संबंध रहे, तब व्यापार होता था, आना जाना होता, खूब आना। जैसे आज होता बोटियों के साथ में, यहाँ तगलाकोट में आज भी होता था, तगलाकोट जो है, तो इंतु शब्द है, वो इंतु से हिंदू हुआ है। ये तो खैर बहुत अलग ही तथ्य। हाँ है। और इस पे हम कभी और ऐसे और दुर्लभ इन्फॉर्मेशन उस किताब जो आ रही मेरी किताब जी और भी है। चले आगे पूछिए। हाँ, तो मैं पूछ रहा था आपसे कि रुद्रपुर में क्या क्या बदलाव आए हैं, उस पर आप 45 साल पहले क्या था, और आप भौगोलिक रूप से बसासत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बसासत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि खेती सिकुड़ गई, बसासत बढ़ गई। जी हाँ जी, बढ़ा गई है। जैसे उसकी पहचान उस टाइम मैंने कहा ना पहले आपसे कि इट वॉज कॉल्ड, लिखा पढ़ी में, इट वॉज राइस बाउल था। राइस बाउल BOWL बाउल। कृषि ही इसकी पहचान ऐसी थी। सऊदी अरब में इसके चावल जाता था, पूरा बंगाल से चावल जाता था, और जाने कहाँ इसका चावल जाता था। ये मैंने कई यहाँ के लोगों जो एक्सपोर्टर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, उन्हें बताया राइस बाउल होता था। यहाँ के बासमती बहुत प्रसिद्ध थी, वो थी तब
अब बासमती खत्म हो गई। अब तो और वैराइटीज आ गई हैं। अब तो और पैटीज आ गई हैं, ये हो रहा सो हो रहा ये हुआ। किंतु इसको डेवलप करने में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हमारे बगल में है, उसका रोल मेरे समझ से लगभग ना बराबर है। अच्छा, इसको डेवलप करने में, यहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। कि वो यूनिवर्सिटी बनने से पहले ही यहाँ एग्रीकल्चर था, वो अपने आप था, तो एग्रीकल्चर था, मतलब जमीन ही उपजाऊ थी। इसने जो कुछ और डेवलप करना था इसको, नई टेक्नोलॉजी लानी थी, वो कुछ नहीं है। जैसे कहता चल दो, खैर वो कुछ नहीं। समाज में क्या बदलाव आया? समाज में तो मत पूछो, मत पूछो। पुराने समय नहीं और आज के समय, पुराने ज़माने में जो भावनात्मक एकता थी, भावनात्मक ये प्रत्यक्ष रूप में थी, उसका नितांत अभाव है अब जी, नितांत अभाव है। और अब यूँ समझे कि इनके विचारों में अराजकता आ गई लोगों की, अराजकता आ गई है। जैसे आप जानते होंगे कि परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो जैसे परिवार बिखर रहे हैं, समाज बिखर रहा है, टूट रहा है। खैर ये तो एक विश्वव्यापी समस्या है। हाँ, मतलब मैं रुद्रपुर के से पूछ रहा हूँ कि जैसे अब बाहर से भी इंडस्ट्रीज भी लगी हैं। इंडस्ट्री तो बड़ा लेट लगी है, इंडस्ट्री की शुरुआत 2005 में हुई है। हाँ जी, 2005 में हुई है। 2005 राज्य 2000 मतलब 5 साल बाद यहाँ इंडस्ट्री शुरू हुई थी। तो सरकार ने दिल खोल के उनको सब्सिडी दी, बहुत कम कौड़ी के भाव इनको ज़मीन दी, कौड़ी के भाव 21,000 एकड़ का जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर फार्म था उसको उसकी आहुति दे दी और इनको दे दी। टाटा बाटा सारा जो भी है इनके सबको, अशोका लेलैंड क्या क्या फैक्ट्री हैं सबको दे दिए। आज सरकार पछता रही है अपनी किए पर, लोग सब चीज़ हजम करके भाग गए हैं, बैंकों का लोन लेके भाग गए हैं, बेरोजगारों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया है, वो कहीं के नहीं रह गए हैं। तो ये सब लॉस हुआ। अब जो बेरोजगार वहाँ से वो क्या करेंगे, पेट कैसे भरेंगे? अब वो अपराधों की तरफ, अपराधी और मुखातिब हो रहे हैं, अपराधियों को अब छोटे बड़े अपराध कर रहे हैं, छोटे बड़े अपराध कर रहे हैं। ये है इसकी गलती बेसिक जो है, जो इसके नीति नियंता है, नीति नियंता है, इसका खामियाजा हम भुगता है, गलती उन्होंने करी। और पूरी बढ़िया। तो हम इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी तराई का इतिहास जो किताब है, उसके अलावा भी आपने कई विषयों पर लिखा है। हाँ, आप उस पे जैसे एक मिनट में बताएंगे? हाँ, खूब लिखा, कौन सी किताब? खूब लिखा। मैं उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति हूँ। उत्तराखंड की पत्रकारिता का इतिहास का पहला व्यक्ति हूँ। लोगों ने लिखा हुआ लेख लिखे होंगे, मैं मानता हूँ इस बात को, आर्टिकल लिखे होंगे, किंतु बुक्स के में पहली किताब मेरी आई है जी। उत्तराखंड में किताब भी बहुत अच्छी है। उत्तराखंड में पत्रकारिता और बहुत बिरहदा है, बहुत बिरहदा है वो है। फिर मेरे एक उसके नंबर दूसरा उत्तराखंड की विभूतियाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, उससे पहले 2000 से पहले गढ़वाल अपने गाना गाता था, अपने लिखता था। कुमाऊँ अपना गाना गाता, अपने लिखता था, अपने की तारीफ करता था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने गढ़वाल कुमाऊँ के लोगों को एक छात्र के नहीं चलाया। बिल्कुल एक छात्र, मैं पहला व्यक्ति हूँ। पुराने ऐतिहासिक आदिकाल से लेकर काफ़ी है, काफ़ी व्यक्तित्वों को लेते हुए काफ़ी कुछ है। खास उसकी लोगों जो तारीफ करती है कि गढ़वाल कुमाऊँ पर इकट्ठा लिखा पहला व्यक्ति है गढ़वाल कुमाऊँ पर। तब तो लोग वो गाना ये गाना ये नगारा कुछ नहीं इकट्ठा किसी ने। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं पहला नॉन पंजाबी जिसने पंजाबी समाज पर इतिहास लिखा है। पंजाब पंजाबियत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मार्च को यहाँ आए थे 2019 में, उन्होंने इस किताब की खुलकर तारीफ करी, कटिंग अखबार की, फोटो भी उनके। वो 2 किताब साथ ले गए और सबको प्रेरित किया, इस किताब को पढ़िए, आप रोजगार के लोग हैं, देखिए मैं लेखक ने कितनी मेहनत करी इस किताब पर। तो वो मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए फख्र की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा बोला मंच से, और 2 किताबें साथ ले गया। बोला उनकी मैं 2 किताबें साथ ले जा रहा हूँ मैं, बोला उन्होंने। मैं मूलतः भी तो न कहूँगा, बल हालात ने मुझे नास्तिक बना दिया। बात जो भी है, आज हम इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। किसी और दिन हम दोबारा बैठेंगे और आपकी दूसरी किताब वेलकम टू बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।